ओके, चलो हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन, काफी दिन हो गए तो मैं एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन है, पर कैसा एक्सप्रेशन है? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बताने वाला एक्सप्रेशन है, जो इनपुट और आउटपुट के बीच में टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बताता है। मतलब टेक्नोलॉजी भी शामिल है। वेरियस इनपुट जैसे I1 I2 I3 IN, ये सब से हम आउटपुट जनरेट करने वाले हैं, उसका टेक्निकल रिलेशनशिप बताना प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? एक्चुअली मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? लक्ष्य, आर्यन, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रिलेशन के साथ मैंने एक चीज़ समझाई थी, जब भी इनपुट को इमेजिन करना हो तो इनपुट को इमेजिन कैसे करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तुम्हारे इनपुट होते हैं जिनसे तुम प्रोडक्शन करते हो। ऐसे बहुत सारे इनपुट अप्लाई करने पे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, उसमें हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होता है। अगर मैं टेक्नोलॉजी इंप्रूव करूं तो सिमिलर इनपुट से मैं कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं। बिना टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्शन हो रहा था, या बिना टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के जो प्रोडक्शन हो रहा था, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करने के बाद वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इसमें जो दूसरा अजम्पशन है इस प्रोडक्शन फंक्शन का, वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को लेके जो प्रोड्यूसर है उसका बिहेवियर हमेशा रैशनल होता है। मतलब वो हमेशा वही टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रही होंगी। वो गधा नहीं है, वो फैक्ट से बाहर नहीं जाएगा कभी, वो पर्सनल बायस नहीं लाएगा कभी कि वो कोई भी टेक्निक यूज करने लगे, नहीं। वो वही टेक्निक यूज करेगा जो बेस्ट है, दैट मीन्स जो मैक्सिमम प्रोडक्शन देती होगी। दो छोटे छोटे कंसेप्ट हमने पढ़े थे, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन किसको कहा जाता है? शॉर्ट रन कहा जाता है एक ऐसे टाइम पीरियड को जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, मतलब जिनको चेंज किया जा सकता है प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, मतलब जिसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो ऐसा पीरियड जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल हैं, मतलब आप शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं। अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि सबको इंप्रूव किया जा सकता है, सबको इंक्रीज किया जा सकता है, दैट मीन्स आप लॉन्ग रन में बात कर रहे हो। एम आई क्लियर? क्या ये सारा रिकॉल हो गया, दिमाग में आ गया? जवाब दो जल्दी से, हाँ या ना। बाकी लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे, आई डोंट नो। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने पहले ही कह दिया ये कंसेप्ट केवल शॉर्ट रन में हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करके कोई कंसेप्ट नहीं होता। वहां पे जितने इनपुट्स हैं सबको इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपको प्रोडक्शन इंप्रूव करना है, सबको इंक्रीज किया जा सकता है, सारे इनपुट्स को इंक्रीज किया जा सकता है अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। वेरिएबल उनको कहा जाता है जिन्हें चेंज किया जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट रन में। एग्जाम्पल के लिए जिन्हें इंक्रीज किया जा सकता है या जिन्हें डिक्रीज किया जा सकता है। फिक्स फैक्टर्स का मतलब होता है जिनको चेंज ही नहीं किया जा सकता, दे कांट बी इंक्रीज और डिक्रीज, वो होते हैं आपके फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मैं जस्ट एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, देखो ये 3 टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, मेरे हिसाब से तो ये याद हो गए हो। इनका एक डिफरेंस बनता है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोलो।
सेजल, आर्यन, लक्ष्य, कुछ पूछ रहा हूँ। सेजल, आर्यन, लक्ष्य, क्या मेरी ये सारी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? आर्यन और लक्ष्य। हम्म, मेरे को फोकस चाहिए यार। हाँ आ रही है लक्ष्य, अब आ रही है। क्या मेरी आवाज और भी लोगों को इंटरप्ट हुई है? टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में एक है शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझाएगा, और लॉ ऑफ रिटर्न ऑन स्केल होगा जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करेगा। हमने ये दोनों लॉ अभी तक नहीं पढ़े हैं, हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगली बात देखो, ओनली वन वेरिएबल इनपुट इज इंक्रीज एट अ टाइम। जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो कुछ फैक्टर्स, कुछ इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, कुछ इनपुट्स फिक्स होते हैं। हमें सिर्फ एक वेरिएबल इनपुट को एट अ टाइम चेंज करना होगा, और फिर ये एनालाइज करना होगा कि आउटपुट में कितना इंक्रीज आया है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ या ना? जैसे जैसे कैपिटल और लेबर, ये दोनों इनपुट है जिनको आप बदल सकते हो, पर साइमल्टेनियस नहीं बदलोगे। एट अ टाइम आप या तो लेबर इंक्रीज करके देखोगे या कैपिटल इंक्रीज करके देखोगे, और उन दोनों केसेस में देखोगे कि आउटपुट पे क्या असर पड़ा। लॉ ऑफ रिटर्न ऑन स्केल में जब आप चेंज करते हो, मतलब जब आप इंक्रीज करते हो फैक्टर इनपुट को, तो क्या क्या इंक्रीज करते हो? लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल में आप साइमल्टेनियस इंक्रीज कर लाते हो सारे फैक्टर्स में। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियस, और दूसरा इंपॉर्टेंट है सेम प्रपोर्शन। तो साइमल्टेनियस चेंज लाते हो, सेम प्रपोर्शन में चेंज लाते हो, और फिर देखते हो कि आउटपुट कैसे बदला। तो इनपुट में साइमल्टेनियस और सेम प्रोपोर्शन में चेंज आने के बाद आउटपुट कितने से इंक्रीज हुआ, ये देखना है। तो आप कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन देख रहे हो? लॉन्ग रन। आई होप ये दोनों बातें क्लियर है। बोलो जी बोलो, हाँ या ना? पिछली बार लास्ट में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, एक्चुअली में वो तीनों रिलेटेड टर्म्स थी। एक था टोटल प्रोडक्ट, दूसरा था एवरेज प्रोडक्ट, और तीसरा था मार्जिनल प्रोडक्ट। सेजल, ध्यान दे, पिछला लेक्चर तूने अटेंड नहीं भी किया होगा तो भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सबसे आसान भाषा में मैंने बोला था टोटल प्रोडक्ट को अगर डिफाइन करना है या समझना है तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है आउटपुट। प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, टोटल मतलब टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल आउटपुट। तो एक प्रोड्यूसर जितना आउटपुट जनरेट करता है अपने इनपुट से, वो उसका टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। अब ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्ट देखने के लिए आपको कोई पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा कि एक प्रोड्यूसर एक हफ्ते में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, या 15 दिन में, या एक महीने में, या एक साल में। तो इसलिए डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक महीने का गिवन पीरियड हो सकता है, एक साल का गिवन पीरियड हो सकता है। और दूसरा विद गिवन इनपुट, मतलब मैंने डिसाइड कर दिया, तुम्हें 10 वर्कर दे दिए, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी, रॉ मटेरियल ला के दे दिया, ये गिवन इनपुट है। तुम्हें 10 दिन का समय दे दिया और तुम्हें बोला करो प्रोडक्शन, तो गिवन इनपुट के साथ गिवन पीरियड में आप जितना टोटल आउटपुट बनाओगे उसको टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। किसको ये बात समझ में नहीं आई बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल आउटपुट जो गिवन इनपुट और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप प्रोड्यूस करोगे एज अ प्रोड्यूसर। यस,
बोलो। आर्यन, लक्ष्य, रिद्धिम, सेजल। अभी याद हो जाना चाहिए ये, इसको ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एक बार अगर आपने टोटल प्रोडक्ट को ठीक से समझ लिया ना, तो आगे के दोनों टर्म बहुत आसान है, उसी से रिलेट करते हैं। जैसे कभी तुमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सीखी थी, उसी तरह की रिलेटिव टर्म है। ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट के लिए क्या डेफिनेशन है? जितना तुमने टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है ना, उसको अगर तुम किसी इनपुट पे देखो, एग्जांपल के लिए तुमने 60 kg प्रोड्यूस किया है, एग्जांपल समझना। तुम्हारा आउटपुट है 60 kg, सपोज मिठाई बना ली तुमने, स्वीट प्रोड्यूस कर ली 60 kg, और उसके लिए आपने 10 वर्कर लगाए थे। तो एवरेज प्रोडक्ट ये बताता है कि आपके इनपुट पे, इनपुट कौन है? इनपुट है वर्कर। आउटपुट कौन है? आउटपुट है स्वीट। सपोज ये स्वीट है, ये तुम्हारा आउटपुट है, और ये 10 वर्कर तुम्हारे इनपुट थे। एवरेज प्रोडक्ट को समझना। 10 वर्कर 60 kg बनाएंगे, एक वर्कर कितना केजी बनाएगा? अगर 10 वर्कर 60 kg बना रहे, तो एक वर्कर क्या बना रहा है? 6 kg। ये 6 kg क्या है? ये 6 kg एवरेज प्रोडक्शन है, या सुनो। कोई वर्कर ज्यादा भी बनाता होगा, कम भी बनाता होगा, ऑन एन एवरेज हमने एक हिसाब निकाल लिया कि अगर 10 वर्कर गिवन टाइम में 60 kg बना देते हैं, तो एक वर्कर 6 kg बनाता होगा। क्या मेरी बात से सब सहमत है? रिद्धिम, अगर तेरी आवाज नहीं आ रही है मुझे, तो कम से कम थम्स अप दे दो, तो मुझे समझ में आ जाए कि मेरी आवाज तुझ तक आ रही है और तू क्लास अटेंड कर रहा है। रिद्धिम गायब दिख रहा है अब। चलो बाकी लोग बताओ, एग्री? ओके। अब इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बनी थी। इसकी डेफिनेशन पढ़ के बता लक्ष्य, क्या लिखा है? देखा, मुझे पता था। आर्यन तू बता, इसकी डेफिनेशन बता। बुक नहीं ली है अभी। आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। पर यूनिट, अगर वर्कर इनपुट है, तो एक एक वर्कर इन पर यूनिट ऑफ इनपुट। अरे तुम्हें पर यूनिट वर्ड का इंपॉर्टेंस समझ में आया? पर यूनिट ऑफ इनपुट जितना आउटपुट होगा, 6 kg क्या है? एक वर्कर का आउटपुट, मतलब पर यूनिट ऑफ इनपुट का आउटपुट। क्या ये शब्द समझ पा रहे हो? ये रटना नहीं पड़ेगा अगर तुम समझ जाओगे तो। रिदम, एवरेज प्रोडक्ट मतलब आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। अगर वर्कर इनपुट है, तो एक वर्कर कितना प्रोडक्शन कर रहा है? अगर मशीन इनपुट है, तो एक मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है? मेरी बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप कर दे, नहीं तो अनम्यूट करके बोल। आगे चलो। एक और रिलेशन है टोटल प्रोडक्ट का, वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। ये मार्जिनल वर्ड मैंने पहले भी सिखाया है, मार्जिनल यूटिलिटी सीखी है तुमने, कुछ वैसा ही दिमाग लगाओ। टोटल प्रोडक्ट तुमने बनाया था गिवन इनपुट, है ना? अभी जैसे 10 वर्कर ने 60 kg बनाया था, ये टोटल प्रोडक्ट हो गया 10 वर्कर का। अगर मैं तुम्हें इसमें कहूं कि 11वां वर्कर, एक वर्कर को इंक्रीज करो, देखो टोटल प्रोडक्शन में कितना अंतर आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक वर्कर को इंक्रीज करो और देखो प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है, टोटल आउटपुट में कितना चेंज आता है। बस यही होती है डेफिनेशन मार्जिनल की। सेजल पढ़ के दिखा, क्या लिखा है मार्जिनल पे? ये भी बुक ढूंढने गई है अब, जल्दी से पढ़ के दिखा। आर्यन तुझे मिल गई बुक?
मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ो सभी लोग। एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट मतलब वो जो प्रोडक्ट आपने 10 वर्कर के साथ बनाया से 60 kg, तो एक वर्कर और बढ़ा लो, एडिशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट की वजह से टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज आएगा। इसको अगर मैथमेटिकली दिखाना है तो टीपीएन सपोज 11 वर्कर के साथ, टीपीएन-1 10 वर्कर के साथ, ये जो चेंज आया है टोटल आउटपुट में, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। अरे क्या ये बात समझ में आई सेजल? हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है इसमें? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलो। ओके, ठीक है। हम्म। तुम्हें याद हो तो मार्जिनल यूटिलिटी में भी हमने एक टर्म और सीखी थी कि अगर सपोज एक एडिशनल यूनिट के बजाय वो ऐसे बताते हैं हमको, 2 वर्कर 60 यूनिट बनाते हैं, 5 वर्कर 90 यूनिट बनाते हैं, और हमसे पूछे कि मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। 2 वर्कर 60 यूनिट बनाते हैं, 5 वर्कर 90 यूनिट बनाते हैं, और फिर वो पूछ रहे हैं कि बताओ मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है। क्या तुम सोच सकते हो कैसे निकालोगे? निकालना तो एक यूनिट के ही लिए ना। 2 वर्कर 60 यूनिट, 5 वर्कर 90 यूनिट। तो हम ऐसे सोच सकते हैं, देखो ऐसे सोचो, टोटल 30 यूनिट का इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 30 यूनिट। कितने वर्कर ऐड हुए? 3 वर्कर। 3 वर्कर ने मिलके 30 यूनिट ऐड कर दी, मतलब एक वर्कर ने कितनी यूनिट ऐड कर दी? 10 यूनिट ऐड कर दी। ये निकल गया मार्जिनल। ये एक और तरीका है जिसमें मार्जिनल का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलो, क्या ये तरीका समझ में आया? सेजल, लक्ष्य, रितिम, तेरा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कम से कम स्क्रीन पे थम्स अप तो होगा कि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ तू सुन रहा है। हम्म। ये मार्जिनल यूटिलिटी में था ना सेम? क्या ये याद आ रहा है तुम्हें? ऐसा का ऐसा अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी के लिए भी पढ़ा हुआ है कि भूल गए हो वो सब? एग्जाम दिए तुमने अभी अभी? बोलो जी बोलो। आर्यन, तूने लास्ट टाइम जो फोटो भेजे थे उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भेजा है क्या? हम्म। नहीं भेजा हो तो अभी भेज दे फटाक से। अभी भेज दे फटाक से अगर तूने अब नहीं भेजा हो तो। अच्छा, तुम्हारे उस उनका क्या हुआ क्वेश्चंस का? एक क्वेश्चन रोज करने को बोला था मैंने। नोट्स का क्या हुआ? 11 तक पहुंचे? अब ये बोल रहा है रिद्धिम की मेरी आवाज कट। रिद्धिम, तेरे यहाँ पे कुछ इशू होगा। मेरी आवाज इन लोगों को क्लियर आ रही है। थोड़ी सी जगह चेंज करके बैठ। हम्म। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? अभी तक कहाँ पहुंचे हो? सब एक साथ 11 पे पहुंचे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन किए तुमने। 8 या 9 पे तो छोड़ा ही था मैंने। हम्म। अच्छा, नोट्स का क्या हुआ? तुम दोनों बहुत जोश में थे, बोले सर बस ये दिवाली की ये दशहरे की छुट्टी आ जाने दो, फिर देखो। आर्यन और लक्ष्य, बिजनेस के? स्कूल की छुट्टी अभी भी चल रही है कि चालू हो गया स्कूल?
मंडे से होंगे ना? मंडे से हो गए? अच्छा, हो गए हैं। ठीक है। हाँ तो ठीक है, जिसका इको बचा है वो इको करो, जिसका बिजनेस बचा है वो बिजनेस करो, सिंपल। मेरे को जल्दी चाहिए इसी हफ्ते के एंड तक। आगे चलो, मैं पढ़ाता हूँ। रिटर्न्स टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये है ना, ये जो वर्ड है ये बहुत कुछ कहता है। तुम मुझे बताओ ये क्या कह रहा है? रिटर्न टू अ फैक्टर, इस वर्ड से तुम्हें क्या लगता है, क्या है ये? कॉमन सेंस जलाओ जरा। बताओ, रिटर्न टू अ फैक्टर, इस वर्ड से क्या समझते हो तुम? किसी को कोई समझ नहीं आ रहा इसमें? यस, वन इनपुट फैक्टर इंक्रीज, यही हमने पढ़ा था। और ये वन इनपुट फैक्टर इंक्रीज किस केस में करा जाता है? शॉर्ट रन में। और ये फैक्टर कौन सा वाला फैक्टर होता है? वेरिएबल फैक्टर। इसलिए इस फंक्शन को क्या बोला जाता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और जो लॉ है इस पे, वो कौन सा लॉ काम करेगा? वेरिएबल प्रोपोर्शन। अरे ये तो ऑलरेडी पढ़ लिए ये सारी बातें तो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है बस। अरे हाँ या ना? चलो रीड करना शुरू करो, ऐसे तो आलस करोगे तुम। आर्यन रीड कर। थोड़ा जोर से, जोर से, जोर से और आराम से। हाँ। रिटर्न, हाँ, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हाँ, मतलब क्या हुआ? आउटपुट में या टोटल प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्लियर हो गया ना? अब तो हम आउटपुट को टोटल प्रोडक्ट बोलने लगे हैं। टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज आएगा अगर हम ओनली वन फैक्टर को इंक्रीज करें, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट या फिक्स्ड। उनको हम नहीं चेंज करेंगे, जितने वो लग रहे हैं उतने लगते रहेंगे। इन शॉर्ट रन, when one input is variable and all other input are fixed, the firm production function exhibit the law of variable proportion. Law of variable proportion or LVP is one of the most important laws of production. Shows the nature and rate of change in output due to change in only one variable. वही घिसी पिटी लाइन बार बार आ रही है, इसमें से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न। अंडरलाइन करो। और ये याद रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में अगर लॉ ऑफ रिटर्न लिखा है, इसका मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाना है, सिनोनिम है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरा लॉ भी याद है बट उसका सिनोनिम याद नहीं है। लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, ये तो ऊपर पढ़ा ही है, एंड रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, ये सब सिनोनिम है। खैर, मेन चीज लॉ पे आते हैं। लक्ष्य पढ़ लॉ को, क्या लिखा है स्टेटमेंट ऑफ लॉ। कंटिन्यू कंटिन्यू। मजेदार तीन वर्ड लिखे हैं, देखो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन फेज से गुजरेगा हमारा प्रोडक्ट। इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, नेगेटिव रेट। देखें कितना याद है तुम्हें, समझाना जरा। ये इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है, नेगेटिव रेट का क्या मतलब है? हाँ, करो कोशिश।
क्या कभी तुमने इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट पढ़ा है? क्या मैंने पढ़ाया है? हाँ, मुझे जरा समझाने की कोशिश करो। कोई जरूरी नहीं कि तुम ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में समझाओ, नहीं। मुझे जनरल नॉलेज चाहिए इंक्रीजिंग रेट का। जीके क्या कहता है? क्योंकि अगर जीके आता है तो कभी भी कोई नया लॉ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाँ, क्या बोल रही है? नहीं, थोड़ी कोशिश कर, सोच कैसे समझाएगी इंक्रीजिंग रेट। और कोई कोशिश करना चाहता तो बताओ। हाँ, वहां पढ़ा था, ये तू बराबर बोल रही है। एमआरटी में पढ़ा था, ये भी ठीक है। पर मैं आ, तब तूने एमआरटी में पढ़ा था, आज तो कहीं और पढ़ रही है, आज तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, उसका अगर जीके पढ़ लिया ना, तो ये समझ ले तू कभी भी एमआरटी समझा देगी, या यहाँ पे ये समझा देगी। जो भी चीजें होंगी वहां समझाने समझाती रहेगी। मैं उसका जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ, इंक्रीजिंग रेट को कैसे डिफाइन किया जाए। अभी मैं करूंगा तब हाँ हाँ करेगी। मैं चाह रहा हूँ कि तू पहले सोच ले। हाँ, और कोई? लक्ष्य, आर्यन, पहले तुमको ही मौका दे रहा हूँ सब। इंक्रीजिंग रेट कैसे डिफाइन करोगे? चलो हेल्प करता हूँ। क्या हेल्प की जरूरत है, या कोई कहना चाहता है कि सर मेरे को हेल्प की कोई जरूरत नहीं, मैं अब भी समझा सकता हूँ? बोल। लक्ष्य और आर्यन, बोलो बोलो बोलो। चुपचाप बैठ के काम नहीं चलेगा। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ चलो, स्पीड आई, कुछ कुछ काम का वर्ड आया। स्पीड को मेजर करने का फंडा कौन समझाता है, बताओ तो। अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, यस चेंजेस, जिसको तुम कह जिसको क्या बोला करो, स्लोप। ये सब चीजें स्लोप से समझाई जाती है। स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मतलब एक्स में जो बदलाव आया और वाई में जो बदलाव आया उसको ऑब्जर्व करो, तुम्हें स्पीड समझ में आएगी। तुम्हें समझ में आएगा। एक एक चीज तो ये होती है, फिर से याद दिलाऊं, समझना। एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है, जैसे कि इनवर्स रिलेशन है। ये लाइन देखते से ना दो कंक्लूजन बनेंगे। पहला, इनवर्स रिलेशन किसके बीच में? अच्छा, एक सेकंड। तो मेरी हिंट नहीं समझे तुम इतनी देर से। मैंने हिंट बनाई थी एक्चुअली, मुझे लगा स्क्रीन दिख रही होगी। अभी दिख रही है क्या? हाँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है तीन फेज में असर आएंगे। जब आप एक इनपुट को बढ़ाओगे ना, तो पहले आउटपुट, ये रिलेशन किससे बनाना है? आउटपुट से। आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज करेगा, तीनों फेजेस में इंक्रीज करेगा क्या? हाँ। पर एक जगह इंक्रीजिंग रेट से, एक जगह डिक्रीजिंग रेट से, एक जगह नेगेटिव रेट से। अगर मैं कहता हूं कि एक्स बढ़ाने से, एक्स पे अपन रख देते हैं सपोज इनपुट, और इस पे रख देते हैं अपन आउटपुट। अब मुझे बताओ, एक्स बढ़ाने से वाई बढ़ाएंगे या वाई बढ़ेगा? ये डायरेक्ट रिलेशन है, यस और नो? बोलो ना हाँ या ना। पर मैं इसके रेट पे तुमसे सवाल पूछूं, इस लाइन को देख के तुम रेट के बारे में क्या कमेंट करोगे? रिलेशन डायरेक्ट है, पर मैं रेट पूछ रहा हूँ, रेट पूछ रहा हूँ मतलब समझ रहे हो? एक्स की स्पीड और वाई की स्पीड की बात हो रही है, ये बात हो रही है। क्या बोलोगे?
लाइन देख के क्या बोलोगे? यस, रेट कांस्टेंट है, स्पीड मेंटेन्ड है, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड स्लो हो रही है, एक जैसी स्पीड है। मतलब हर बार जो रिलेशन बनता है ना चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई का, जो रिलेशन बनता है, जैसे एक वर्कर के साथ हर बार 6 kg ही इंक्रीज होता है, हर एक वर्कर के साथ 6 kg ही इंक्रीज होता है, स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है। क्या ये एग्जांपल के साथ समझ में आई बात? हर एक वर्कर ऐड करने पे 6 kg ही इंक्रीज होता है, ये रिलेशन कांस्टेंट है। यस और नो? बोलो बोलो। ये करेक्ट इंटरप्रेट किया तुमने। बस अब दूसरी चीज, यही बेसिक है, इसको कभी हम एमआरटी पे लगाते हैं, कभी कहीं लगाते हैं, कभी कहीं लगाते हैं। भाई डायरेक्ट रिलेशन तो समझ रहे हो ना, इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट तो बढ़ ही रहा है, तो रिलेशन तो डायरेक्ट है। पर अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सपोज ये दे देता हूं तुम्हें ग्राफ, तुम मुझे बताओ यहाँ स्पीड को लेके क्या सोचते हो तुम? एक्स को बढ़ाने पे वाई के साथ क्या हो रहा है? पहले धीरे गिरी फिर एकदम से गिरी, मतलब कि स्पीड बढ़ रही है। यस और नो? अरे मतलब ओवर द टाइम स्पीड में इंक्रीज आया ना, यही बोलेगी ना, बोल। जैसे पहला पहला वर्कर, पहला, हाँ, एक्चुअली में इसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ऐसा। अब है ना, मेरे एग्जाम्पल से कितने अच्छे समझ में आएगा, समझना। पहला वर्कर डाला ना अपन ने एडिशनल, उसने बनाया 6 kg आउटपुट एडिशनल। जब दूसरा वर्कर डाला ना हमने, ये सेकंड वर्कर है, दो नहीं, दूसरा वर्कर, उसके बाद स्पीड हो गई 8 kg से प्रोडक्शन कूद गया, आगे बढ़ गया। तीसरा वर्कर डाला तो पर तीसरे वर्कर की वजह से 12 kg प्रोडक्शन कूद गया। मतलब हर एडिशनल इनपुट पे स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब आउटपुट तेज होता जा रहा है, चेंज इन वाई बढ़ता जा रहा है, रिलेशन डायरेक्ट ही है। और यहां पे हम बोलेंगे ये कौन सी स्पीड है? इंक्रीजिंग। बोलो हाँ या ना? ये इंक्रीजिंग दिख रही है, यहां से यहां तक थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ पे थोड़ी स्पीड और बढ़ी, अगली यूनिट पे तो इतना चेंज आ गया। ये चेंज दिख रहा है वाई में? बोलो बोलो बोलो, या मैं डिटेल में जाऊं वापस? हाँ याद आया वो सब? चलो ठीक है। ये स्पीड ये स्पीड समझ में आई ना तुमको? मैं अगर कहूँ कि डिक्रीजिंग रेट बनाना है, मैं बनाऊंगा, तुम बताना सही बनाया या गलत, अभी टेस्ट हो जाओगे। रेट डिक्रीजिंग बना रहा हूं मैं, रिलेशन डायरेक्ट ही है। पहले तो बताओ ये डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं? एक्स बढ़ने से वाई बढ़ा या नहीं बढ़ा? है ना, ये एक्स और ये वाई था। जबकि अब जैसे यहां से हमने एक्स बढ़ा के यहां लाए, जब यहां लाए तो टेस्ट किया तो वाई कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ये 10 वर्कर पे था, ये 11 वर्कर पे, हमने एक वर्कर और बढ़ाया, 12, अब वाई इतना बड़ा है, मतलब वाई बढ़ रहा है। ये 60 था, ये 68 हुआ, ये 70 हुआ। मुझे बताओ इसकी स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? रेट कांस्टेंट है क्या? यस, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब डायरेक्ट रिलेशन मेंटेन है, लेकिन जो स्पीड है वो स्लो होती जा रही है। इनपुट को हम बढ़ा रहे हैं एक एक यूनिट से, लेकिन आउटपुट की रेट क्या होती जा रही है? स्लो होती जा रही है। मुझसे एग्री करते हो दोनों तीनों? हाँ या ना? ये सारे कंसेप्ट दिमाग में आ गए वापस से? तो अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो हमें कुछ नया नहीं लगेगा। वो ये कह रहा है, एक एक यूनिट इनपुट बढ़ाओ और आउटपुट को जरा ऑब्जर्व करो। उसने कहा पहले तो वो फेज चलेगा इंक्रीजिंग रेट वाला, मतलब तुम समझ रहे हो, एक वर्कर बढ़ाते हो 6 kg से प्रोडक्शन बढ़ता है, अगला वर्कर बढ़ाते हो 8 kg से प्रोडक्शन बढ़ता है, अगला वर्कर बढ़ाते हो 10 kg से प्रोडक्शन बढ़ता है। मतलब ये वो फेज है जहां पे इंक्रीजिंग रेट चलेगा। थोड़ा सा शेप बनाने की कोशिश करें, ऐसा, फिर डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा, ऐसा, फिर नेगेटिव रेट हो जाएगा,
मतलब रिलेशन ही नेगेटिव में चला जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अच्छा, यहां से यहां जा रहे थे ना तो बड़ा मजा आ रहा था, ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग रेट, ये वाला फेस। फिर जहां से इस कर्व ने शेप चेंज किया है ना, ये डिक्रीजिंग रेट। और जहां पे ये अपने टॉप पे पहुंच के गिरने लगा ना, वो नेगेटिव रेट। ए से बी तक इंक्रीजिंग, बी से सी तक डिक्रीजिंग, और सी के बाद नेगेटिव। किस किस को मेरी बात समझ में आई बताओ जरा। बताओ बताओ बताओ। सेजल, कठिन है क्या ये काम? ये ग्राफ अंडरस्टैंड करना, या ग्राफ को पढ़ना, या रेट को समझना कि हाँ एक्स और वाई आपस में कैसे चल रहे हैं, कांस्टेंट चल रहे हैं या नहीं, एक्स में चेंज आने से तेज चेंज आ रहा है वाई में, या एक्स में जितना चेंज आ रहा है उस हिसाब से स्पीड स्लो हो रही है वाई की, या नेगेटिव जा रहा है। इतना ही तो है, उससे ज्यादा क्या है? ठीक है। देखो, अब हम लॉ फिर ये बताता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे। पर पहली चीज तो लॉ ये बताता है कि जब आप अपना इनपुट बढ़ाते हो तो आपके आउटपुट में तीन वेरिएशंस देखने पे मिलते हैं। पहले आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर आउटपुट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर आउटपुट एक्चुअली में इंक्रीज नहीं होता, वो नेगेटिव रेट पे चला जाता है। दैट मीन्स वो उल्टा डिक्रीज ही होने लगता है। ऐसा क्यों होता है वो अभी हम समझाते हैं। उस सब का रीजन, एकमात्र रीजन है मार्जिनल प्रोडक्ट को। देखो, अभी मैंने तीन कंसेप्ट सिखाए थे तुम्हें, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। उसी से समझाएगा ये सब कुछ। According to the law of variable proportion, the changes in the TP and MP can be classified into following three phases. First phase, TP rises at increasing rate because MP is increasing. Second phase, TP is rising but at decreasing rate. अभी भी MP क्या हो रही है? अब MP हो रही है डिक्रीज, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन MP नेगेटिव हो जाएगा। तुम्हें याद आया मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव गई थी नीचे, एक साथ एक कर्व बनाया था अपन ने, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। याद आ रहा है कि भूल गए हो? इसके नीचे अगर अपन मार्जिनल प्रोडक्ट, ये अगर टोटल प्रोडक्ट की कहानी है तो अपन एक मार्जिनल प्रोडक्ट की कहानी अगर बनाए, तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट घटा, पर फिर भी पॉजिटिव था। लेकिन ये सी पॉइंट के बाद ये जीरो टच कर जाएगा, और यहाँ के बाद ये नेगेटिव हो गया, इसलिए टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। और ये बी पॉइंट वहाँ था जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे आया। ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा। कुछ समझ में आया क्या? बी और सी पॉइंट। बोलो बोलो बोलो। इसके जो अजम्पशंस हैं वो इतनी बार अपन इतनी चीज ये चीजें पढ़ चुके हैं कि तुम्हें बहुत आराम से समझ में आएंगे। पहला, शॉर्ट रन में मामला चल रहा है। अरे शॉर्ट रन में चल रहा है इसीलिए तो हम कह रहे हैं वेरिएबल फैक्टर और को में से एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे। मतलब कुछ फैक्टर वेरिएबल है, कुछ फैक्टर फिक्स है। दूसरा, लॉ में जो अजम्पशन है वो ये है कि कुछ फिक्स फैक्टर्स हैं। तीसरा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, ये लॉ केवल प्रोडक्शन फील्ड पे काम करता है, बाकी जगह नहीं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली डिटरमाइंड। मतलब कि ये ऑब्जर्व करना आसान काम है। मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं की जा सकती। ये लॉ समझने के लिए है, ना कि आउटपुट जनरेट करने के लिए। हमें सिर्फ बिहेवियर देखना है। सो वहीं पे काम करेगा जहां पे वेरिएबल फैक्टर को इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है कि भाई ये फैक्टर जो है वेरिएबल है। एंड द लास्ट थिंग, इट इज अज्यूम दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम imperfect substitute to each other beyond a certain limit।
मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब थोड़ा सा एक्चुअली में आगे समझ आएगा, बट मैं थोड़ा सा बेस बना दूं। एक फैक्टर इनपुट है लेबर और एक फैक्टर इनपुट है मशीन। क्या ये दोनों काम कुछ कुछ इंडस्ट्री में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, हाँ या ना? एक फैक्टर इनपुट है वर्कर और एक फैक्टर इनपुट है मशीन। मेरा सवाल तुमसे ये है, कुछ इंडस्ट्रीज में क्या वर्कर मशीन को रिप्लेस करते हैं, क्या मशीन वर्कर को रिप्लेस करते हैं, हाँ या ना? तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। बोलो। बाकी दोनों से भी बोल रहा हूं मैं, बोलो। हाँ, लेकिन अगर ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब समझते हो? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब समझते हो? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है एज अ प्रोड्यूसर मेरे अंदर। मैं मैं मशीन यूज करूं या वर्कर यूज करूं, तो ये परफेक्ट है। लेकिन अगर मशीन से काम कराना तेज तो है, पर क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, वर्कर से काम कराना क्वालिटी अच्छी तो है, पर स्पीड डिग्रेड हो जाती है, तो फिर ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या मान के चलता है? जब एक इनपुट और दूसरे इनपुट में वो कंपैरिजन करेगा, एक बार आप प्रोडक्शन मशीन के साथ चेक करोगे, एक बार आप प्रोडक्शन लेबर के साथ चेक करोगे, तो ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होने चाहिए। मतलब इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जब जिस जिस इंडस्ट्री में है, वहीं ये लॉ काम करेगा। इसको अंडरलाइन करके स्टार लगाओ। ये कंसेप्ट आगे जाके बहुत सारी जगह पे ये धीरे धीरे खुलेगा तुम्हारे दिमाग में, अभी इसकी जस्ट शुरुआत हुई है। इसको अंडरलाइन करो। और मुझे बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? ये डायग्राम अपन देखो अगले पेज पे, मैंने इसको अभी बिना देखे ही बनाया था, तुम्हारे सामने जैसे जैसे डेवलप हुआ और ये अप्रोक्स वैसे ही बन गया। मतलब ये सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज है, इसको रटने की जरूरत नहीं होती। देखो, तुम अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना तो डांट खाने वाले हो। मुझे रिस्पॉन्स तेज चाहिए, जल्दी बोलो। सबसे चाहिए। फेज 1 2 3 में तुम्हें कोई डाउट है? क्या फेज 1 2 3 में तुम्हें कोई डाउट है? रीजन कौन है? टोटल प्रोडक्ट में बिहेवियरल चेंजेस का रीजन कौन है? मार्जिनल प्रोडक्ट। अरे बोलो ना, हाँ या ना? सवाल ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? एक वर्कर और एडिशनल आता है, एक वर्कर और एडिशनल आता है, एक वर्कर और एडिशनल आता है, मार्जिनल प्रोडक्ट में ऐसे अलग अलग चेंज क्यों है? टेबल देखना अगली जरा। टेबल दिख रही है सबको? फिक्स फैक्टर तो 1 1 1 1 1 एक एग्जांपल के लिए रख लिया उन्होंने कि ये फिक्स फैक्टर है। एक वेरिएबल फैक्टर रख लिया लेबर। हाँ हूं, करो साथ में, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। आप देखो तो जरा, वेरिएबल फैक्टर में लेबर को पहले 1 रखा, टोटल प्रोडक्ट कितना बना? 10। अगला वर्कर लाए तो कितना बना दिया? 30। अगला बनाया तो कितना आ गया? 45। पहले से दूसरे पे जब आए थे तो कितना एडिशनल टोटल प्रोडक्ट बन गया था? 20। सब देख के बोलो। और दूसरे से तीसरे पे आने में कितना बना एडिशनल? स्पीड स्लो हो गई यहां से, पहले स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड क्या हो गई? स्लो डाउन हो गई। एक एग्जाम्पल बनाया, ऐसा कोई और डेटा पे भी बना सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं। बस तुम्हें यही दिखाना है। अभी तक वो बात नहीं समझाई मैंने कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ऐसा क्या हो गया सर, जब पहले ने तीसरा वर्कर मक्कार है क्या? पहला वाला दूसरा वाला ही अच्छा होता है क्या हमेशा?
तीसरा मक्कारी करेगा क्या? क्या ये कोई लॉजिक है? ऐसा क्यों हो रहा है? जब तीसरा वर्कर लाए तो वो 20 का ही इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिला? चौथा लाए तो ऐसा क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हें परेशानी समझ में आएगी तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन एक बार में समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। तो तुम मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हें परेशानी समझा पाया हूँ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये चीज दिमाग को चुभनी चाहिए। हाँ, ये चुभनी चाहिए दिमाग को, तब याद रहेगी। पता है क्या होगा? ये जो जमीन है ना, जमीन का टुकड़ा, यहाँ पे पहले एक अकेला वर्कर काम कर रहा था। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ तुम्हें। गेहूं उगाने थे, एक अकेले वर्कर से हम काम करवा रहे थे खेत में। तो अकेला ही कभी मिट्टी खोदता, कभी पानी लेने जाता। समझ रहे हो? जब दूसरा वर्कर आया तो उस फिक्स असेट में एक व्यक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया, एक व्यक्ति ने दूसरा कोऑर्डिनेशन एफर्ट मारने शुरू कर दिए। वो जो तुम आंसर सॉल्व करने के लिए कैसे करते हो, स्टैटिस्टिक्स का एक ही क्वेश्चन में देता हूं तो क्लास में क्या चालू कर लेते हो? एक्स का कैलकुलेशन मैं करूंगा, वाई का तू कर, मल्टीप्लाई मैं करूंगा, डिवाइड तू कर लेना। सेम टाइम पे अलग अलग जगह यूटिलाइजेशन करके एक दूसरे को सपोर्ट देना। तो ऐसा ही समझा करो। फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन बढ़ता है एक, जब हम वर्कर्स को बढ़ाते हैं, पर एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद क्या होगा? छोटे से खेत में 5-5 6-6 वर्कर डाल दिए तुमने। अब वो कभी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के काम में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं और कोई स्पीड ज्यादा मेंटेन कर रहा है, कोई स्पीड कम मेंटेन कर रहा है। जितनी बड़ी टीम होती जाएगी उतना कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती जाएगी। तो फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन वो रीजन है जिसकी वजह से शुरुआत में फिक्स फैक्टर जो कि अंडर यूटिलाइज है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन शुरू होता है जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं। मैं प्रॉपर लैंग्वेज में बोलना शुरू कर रहा हूं अब। फिक्स फैक्टर जो कि अंडर यूटिलाइज होते हैं, एग्जांपल के लिए लैंड जो कि अंडर यूटिलाइज थी, जब हमने उसमें वर्कर बढ़ाए, मतलब वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए, तो फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन शुरू हो गया। इस वजह से शुरुआत में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे ऊपर चढ़ा। थोड़े वर्कर और बढ़ाए तो क्या होने लगा? अब यूटिलाइजेशन उतना मतलब एक लिमिट थी भाई, उस एक जमीन के टुकड़े पे कितने लोग काम कर पाएंगे, एक मशीन पे कितने लोग काम कर पाएंगे? तो उनका यूटिलाइजेशन रेट गिर गया। इस वजह से प्रोडक्शन, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगा। एडिशनल जब जब वर्कर रखते, एडिशनल वर्कर पे जो टोटल प्रोडक्ट है वो कम कम इंक्रीज होता। एक लेवल ऐसा आया, आपने उसके अंदर भीड़ इकट्ठी कर दी वेरिएबल प्रोडक्ट की। अब फिक्स प्रोडक्ट में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि इतने सारे वेरिएबल इनपुट को वो एसिमुलेट कर पाए। भाई मशीन पे रॉ मटेरियल की लिमिट होगी, एक जमीन के टुकड़े पे वर्कर्स से काम कराने की लिमिट होगी। आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय उल्टा प्रोडक्शन डिग्रेड हो जाएगा। अरे कुछ गया क्या लॉजिक? 5-10%, एक दो लेक्चर में धीरे धीरे करके मैं उसको सेट कर दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें थोड़ा फील समझ में आया कि क्या होने वाला है? ये हम बार बार बोलेंगे, फिक्स फैक्टर के यूटिलाइजेशन के ऊपर ये रीजन बनाएंगे कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। फिक्स फैक्टर के यूटिलाइजेशन को रीजन बनाएंगे, उसके ऊपर ब्लेम डालेंगे। सीधी सी बात है। क्या तुम्हें मेरी कुछ बात समझ में आई? बोलो बोलो। थोड़ी बहुत तो आई होगी सेजन। तो मेरे को बस ये 3 फेज पढ़ के बता दो, एक एक करके तीनों से पढ़वाऊंगा और बस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे ही खत्म कर दूंगा। चलो पढ़ना चालू करो। सेजल सबसे पहले पढ़ो और पॉज ले लेके पढ़ेगी, समझाती जाएगी मुझे। जो नहीं समझ में आएगा तुझे वो मैं समझाऊंगा, ऐसे चलेगा। हाँ, शुरू कर। पूरा सेंटेंस या पूरी तीनों लाइन पढ़ने के बाद समझाना। हाँ, पूरी तीनों लाइन पढ़ने के बाद समझाना। हाँ, शुरू कर। नहीं नहीं, फेज 1 फेज 2 फेज 3 अगले पेज पे जा, वहां से समझा। डायग्राम पीछे के पेज पे है, एक्सप्लेनेशन अगले पेज पे है।
शुरू कर। हम्म। ये तो क्या हो रहा है, ये तो अपन को समझ में आ ही रहा है। क्या हो रहा है, समझा जरा, फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है। हाँ, क्यों क्यों कर रहा है। ठीक है, वो ऊपर की लाइन है, भले नहीं भी लिखेगी ना एग्जाम में तो भी चलेगा, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इसका रीजन कौन, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर। ईच वेरिएबल फैक्टर मतलब हर वर्कर आके राइज कर रहा था मार्जिनल प्रोडक्ट को, एमपी राइज कर रहा था, इसलिए टीपी जो है इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा था। एमपी राइज कर रहा था, मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये वाला पोर्शन है ये, एमपी राइज कर रहा था, इसीलिए ये इंक्रीजिंग रेट पे था। इतनी काम की बात है मेन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब इसका रीजन पढ़, रीजन पढ़, कोशिश कर रीजन को समझाने की। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बनाया, एक बहुत बड़े जमीन के टुकड़े पे बड़ा लैंड है, एक वर्कर रखा, तो क्या सिचुएशन है, वेरिएबल इनपुट कौन है, लेबर, और फिक्स इनपुट क्या है, लैंड। तो जैसे जैसे आप वर्कर्स को बढ़ाओगे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, खेती इंप्रूव होगी, फार्मिंग इंप्रूव होगी, क्योंकि फिक्स इनपुट को प्रॉपर यूटिलाइज करना शुरू करोगे। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, देयर इज एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स इनपुट विच रेजेस द प्रोडक्टिविटी। मतलब फिक्स इनपुट का क्या यूज होगा, एफिशिएंटली यूज होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही हम लेबर को बढ़ाएंगे उस जमीन का एफिशिएंट यूसेज शुरू हो जाएगा, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ेगा। अंडरलाइन कर लो बस, यही लाइन, ये वर्ड आने चाहिए तुम्हारे आंसर में। क्या ये वर्ड समझ में आ रहे हैं सबको, हाँ या ना। अगली लाइन में केवल यही वाले वर्ड देख क्या लिखे हैं, यही दो। ऊपर वाला देखना मैंने क्या समझाया था, एक टीपी पे समझाया था, टीपी का बिहेवियर कैसा होगा यहाँ पे, टीपी का बिहेवियर पकड़ कैसा हो रहा है सेकंड फेज में। बाकी लोग भी कोशिश करो, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कौन से रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, लिखा है ना, टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। और और एमपी का बिहेवियर देख, एमपी का बिहेवियर कैसा है, ये रीजन है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट गिर गया, इसलिए टीपी जो है डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, पर अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि एमपी यहाँ पे पॉजिटिव है इस लेवल तक, तो हम वर्कर को बढ़ाए जा रहे हैं। इसका रीजन देखो आर्यन, इसका रीजन देख क्या लिखा है, इसका रीजन क्या लिखा है। हाँ, हाँ, इन प्रोडक्टिविटी। ऊपर क्या लिखा था, हाँ इसको ही अंडरलाइन कर, ऊपर क्या लिखा था, ऊपर क्या लिखा था, जब हम इनपुट बढ़ा रहे थे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि फिक्स फैक्टर को हम प्रॉपरली या एफिशिएंटली यूज कर पा रहे थे। अब क्या लिखा है, आप अगर इनपुट बढ़ाए जाओगे वेरिएबल इनपुट, तो प्रोडक्टिविटी उल्टा क्या कर जाएगी, डिक्रीज। क्यों, यहां पे एफिशिएंट यूज नहीं लिखा है फिक्स फैक्टर का, फिक्स फैक्टर के लिए क्या लिखा है, प्रेशर ऑन, सॉरी, हाँ, क्या ये वर्ड समझ में आ रहा है।
स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? प्रेशर ऑन फिक्स फैक्टर्स, इस वजह से प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज फिक्स फैक्टर्स की, इसलिए ये डिक्रीजिंग रेट पे पड़ता है और मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगा है। यही दोनों पॉइंट को कंपेयर करके दिखा लक्ष्य थर्ड फेज में। ये दोनों पॉइंट को कंपेयर करके दिखा लक्ष्य थर्ड फेज में। नहीं ऐसे नहीं, टीपी नेगेटिव में जाएगा या एमपी नेगेटिव में जाएगा? वही दोनों लाइन से कंपेयर करना है ना। तेरे पास बुक नहीं है? हाँ, और टीपी क्या होने लगेगा? डिक्रीज। इसका रीजन देख, इसका रीजन पढ़ के पता क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब हम्म, ठीक है, चलो दैट्स इट। क्या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया फेज 1 2 3 का? देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हर एग्जाम में आता है, यहाँ से जितने एग्जाम होंगे, एक टेस्ट होंगे, जो भी होगा, जब भी इस चैप्टर की बात आएगी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको ठीक से समझा रहा हूँ। कितना सिंपल होता है, आज मैंने केवल ये समझाया कि ये 3 फेज में चलता है। इसकी डेफिनेशन ही ये है, 3 फेज में बात होगी। पहली बात, ये शॉर्ट रन का लॉ है। दूसरी बात, शॉर्ट रन में हम बहुत सारे वेरिएबल इनपुट में से केवल एक वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करेंगे और आउटपुट पे रिजल्ट देखेंगे। फिर तीसरी बात, जब भी आप ऐसा करोगे तो आप 3 फेज में आउटपुट को देख पाओगे। पहला फेज आउटपुट का होगा जब आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा होगा, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था। दूसरा फेज वो होगा जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट गिर जाएगा तो आउटपुट डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज तो करेगा बट डिक्रीजिंग रेट पे। और तीसरा केस वो है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना लगेगा, मतलब नेगेटिव रेट बना लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी ही बात है। क्या ये बात समझ में आई है? थोड़ा थोड़ा रीजन समझ में आया है। एक अभी कल ऑब्वियसली ये रिवाइज होके आगे बढ़ेंगे ना, तो ये और सेटल हो जाएगा। जल्दी जल्दी बोलो। बस छोड़ रहा हूं मैं आखिरी सवाल करके तुमसे, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करूंगा बस। जल्दी बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई? तुम्हें क्या लगता है प्रोड्यूसर को कौन से फेज में रहना चाहिए? कहाँ है उसका ऑप्टिमम पॉइंट? तुम्हें कौन सा फेज अच्छा लग रहा है? कहाँ होना चाहते हो तुम बताओ। आर्यन, लक्ष्य, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, या पॉइंट डी पे? किधर जाना चाहते हो? क्यों? वाई सी? वाई नॉट बी? सेजल ने बोला बी पे रहना चाहती है वो, लक्ष्य बोल रहा है सी पे। आर्यन, हाँ तुम दोनों रीजन देना भाई, रीजन देना हाँ। सेजल तेरा क्या रीजन है? सेजल तेरा क्या रीजन है? ये कोई बात थोड़ी होती है, रीजन होना चाहिए ना। मैं बता दो तेरा क्या रीजन है। तेरे को लग रहा है सर जहां इंक्रीजिंग रेट है, जहां ग्रोथ तेज दिख रही है, वो फेज अच्छा है। यहाँ पे फिर वो रेट डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये मार्जिनल प्रोडक्ट तो गिरने लगा सर हमारा। हाँ हम गिराना चाहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को।
तो ये मत सोच कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ाना अच्छा है। अरे भाई, तू पोजीशन जानना चाहेगी ना जहाँ पे तेरे फार्मर, तेरे खेत में प्रॉपर लेबर काम करे, कम लेबर काम ना करे, तू मैक्सिमम प्रोडक्शन तक जाना चाहेगी ना। हर वर्कर से तेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो तेरा नेचुरल नेचुरल कॉमन सेंस क्या कहेगा, तेरा दिमाग क्या कहेगा, तेरा दिमाग मैं और वर्कर बढ़ाऊंगी जब तक मेरी इंक्रीजिंग रेट है। जब तेरे को डिक्रीजिंग शुरू होगा तब जाके तेरे को कुछ एहसास होगा, हाँ अब ठीक है, अब मैंने उतनी क्वांटिटी कर ली वर्कर्स की जितनी मुझे चाहिए थी, अब ये थोड़ा स्लो होने लगा है पेस। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? फिर भी तुझे रुकना नहीं चाहिए, कहां तक? पॉइंट सी तक। पॉइंट सी वो पॉइंट है जहां एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है एक वर्कर थोड़ा कम प्रोडक्शन कर रहा है या ज्यादा, अल्टीमेटली उसका गोल क्या है? मैक्स प्रोडक्शन जहां तक वो जा सकता है, तो वो सी तक जा सकता है। चलो सी तक ना भी पहुंचे तो वो चाहेगा कि वो सेकंड फेज में रहे। कम से कम इतना तो एग्री करो, वो चाहेगा वो सेकंड फेज तक। फर्स्ट फेज में क्यों रुकेगा वो? हर बार जब वर्कर बढ़ाता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्या कोई प्रोड्यूसर रुकेगा या वो बढ़ाता जाएगा इनपुट को? तुम बताओ। बताओ। उसे रुकना चाहिए तो कहाँ रुकना चाहिए? तुम कहाँ रुकोगे? अब तुम बताओ फिर से। सेजल, सेकंड फेज में रुकना चाहिए या सोनो? सेजल, सेकंड फेज में रुकना चाहिए या सोनो? कन्विंस है कि नहीं? हाँ, ठीक। सो दैट्स इट। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये रिवाइज करोगे, इसके नोट्स बनाओगे, और हम कल कंटिन्यू करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कल खत्म हो जाएगा, अगला भी शायद मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाए। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं इसका लेक्चर अपलोड अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वाईफाई पे नहीं हूँ। हाँ, मैं वाईफाई पे नहीं हूँ इसलिए अपलोड नहीं कर सकता। ठीक है। आके इकट्ठे अपलोड होंगे। हाँ।